नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी और गंभीर खबर दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट से जुड़ी है, जो शुरुआत में एक लोकलाइज्ड टेरर एक्ट लग रहा था। अब वो भारत की सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क दोनों के लिए अलार्म बेल बन गया है, क्योंकि अब जांच में सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि टर्की यानी तुर्की का भी बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है। और यही बात इस केस को और जटिल बनाती है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर क्या हुआ, कौन लोग इसमें शामिल हैं और कैसे ये हमला भारत के लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बन सकता है। 10 नवंबर की शाम रेड फोर्ट के पास Hyundai i10 कार में धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां पूरी तरह जल गईं, लोगों में भगदड़ मच गई और इलाके को तुरंत कॉर्डन कर दिया गया। शुरुआती जांच में जैश-ए-मोहम्मद का नाम आया और माना गया कि ये पाकिस्तान आधारित नेटवर्क की साजिश हो सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों में जांच की दिशा पलट गई जब कुछ सस्पेक्ट्स की ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड सामने आए। जांच एजेंसियों के अनुसार 2 प्रमुख नाम सामने आए, डॉक्टर उमर उन नबी और डॉक्टर मुजम्मिल शकील। दोनों मूल रूप से पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले थे और हरियाणा के फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे। दोनों हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल और अपेरेंटली नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, लेकिन इनके मोबाइल डेटा और ट्रैवल हिस्ट्री ने बड़ा खुलासा किया। दोनों सस्पेक्ट्स ब्लास्ट से पहले टर्की गए थे और इन्वेस्टिगेटर्स को वहां के कुछ सस्पिशियस हैंडलर्स से इनके संपर्क के ट्रेसेस मिले हैं। इससे साफ संकेत मिला कि ये सिर्फ लोकल नहीं बल्कि एक ट्रांसनेशनल कोऑर्डिनेशन था। भारत की जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि टर्की अब कुछ रेडिकल ग्रुप्स के लिए एक सेफ कोऑर्डिनेशन हब बन चुका है। वहीं बैठकर रेडिकल आइडियोलॉजी फैलाने, फंडिंग भेजने और लॉजिस्टिक्स कंट्रोल करने का काम किया जाता है। कुछ हालिया अरेस्ट्स में पता चला कि टर्की में बैठे हैंडलर्स व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड ऐप से कांटेक्ट में थे और लोकल ग्राउंड ऑपरेटिव्स को निर्देश दे रहे थे। यहाँ एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। कई इस्तांबुल बेस्ड एनजीओज और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की जांच में पाया गया कि उनके खातों से भारत में हवाला रूट के जरिए पैसा भेजा गया। इन पैसों का इस्तेमाल जमीन खरीदने, लोकल मदरसा नेटवर्क्स को सपोर्ट देने और मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में किया जा रहा था। यूपीएटीएस और एनआईए ने हाल ही में कुछ ऐसे खातों को ट्रेस किया जिनके लिंक टर्की, जर्मनी और गल्फ कंट्रीज तक पहुंचे। यानी टेरर सपोर्ट अब केवल वेपन्स और ट्रेनिंग तक सीमित नहीं है, ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर का रूप ले चुका है। टेक और डिफेंस कॉपरेशन का हिडन लेयर। सिर्फ एनजीओज या इंडिविजुअल्स ही नहीं बल्कि टर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस कॉपरेशन भी भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सचेंजेस और डिफेंस एमओयूज पर काम चल रहा है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही कॉपरेशन इनडायरेक्टली इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट करता है। ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है? किसी लोकल व्यक्ति को सोशल मीडिया या एनजीओज के जरिए रेडिकलाइज किया जाता है, फिर उसे ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और फंडिंग फॉरेन सोर्सेज से मिलती है। ब्लास्ट या अटैक जैसा एग्जीक्यूशन लोकल लेवल पे होता है। बाद में कवर स्टोरीज, प्रोपोगेंडा और विक्टिम नैरेटिव फैलाकर भ्रम पैदा किया जाता है। यानी ये सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं है बल्कि माइंडसेट, मनी और इंफॉर्मेशन का पूरा खेल है। अब ये साफ है कि खतरा मल्टी कंट्री कोऑर्डिनेटेड हो चुका है। इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस करने से बात नहीं बनेगी। इंडिया को अब फॉरेन एनजीओज, लैंड परचेज नेटवर्क्स और मीडिया चैनल्स पर भी सतर्क रहना होगा। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी बदलाव जरूरी है। टर्की और इंडिया के बीच पहले से ही कुछ तनाव है, लेकिन इस केस के बाद इंडिया को ग्रीस, साइप्रस और अर्मीनिया जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत करनी पड़ सकती है। जैसे ही मीडिया में टर्की लिंक की खबरें फैली, टर्किश एम्बेसी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि टर्की किसी भी टेरर एक्टिविटी में शामिल नहीं है और वो आतंकवाद की निंदा करता है। परंतु जैसा कि जांच एजेंसियां कह रही हैं, एविडेंस विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। इसलिए जब तक फॉरेंसिक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, कोई भी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। क्या टर्की में बैठे लोग किसी ऑफिशियल नेटवर्क से जुड़े हैं या ये पूरी तरह नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? कितना पैसा इस नेटवर्क से भारत में पहुंचा? क्या यूरोप या मिडिल ईस्ट में ऐसे और हब्स हैं जो इसी तरह के अटैक्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, क्योंकि एनआईए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और रॉ तीनों इस मामले पर पैरेलल काम कर रहे हैं। रेड फोर्ट ब्लास्ट ने यह साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर या गन्स की नहीं रही। ये इंफॉर्मेशन वॉर, फंडिंग वॉर और आइडियोलॉजिकल वॉर का नया दौर है।
पाकिस्तान का रोल अपनी जगह है, लेकिन टर्की का इमर्जिंग लिंक बताता है कि अब ये ग्लोबल नेक्सस बन चुका है। हर सिटीजन के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन और हेट प्रोपोगेंडा से दूर रहे, क्योंकि यही चीज़ें दुश्मनों का सबसे बड़ा हथियार बन रही हैं।